नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या है। गत व्याख्यान में भी हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के बारे में चर्चा की थी और उसके अंतर्गत रीति रिवाज या परंपराएं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में उभर कर आए हैं उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जो माना जाता है वो है संधियाँ। तो संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का वो महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ ऐसे समझौते हैं जो राज्यों अथवा राज्यों के संगठनों के मध्य किए जाते हैं और जो कानूनी अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि स्टार्क ने भी कहा कि संधियाँ या संधि का यह लक्षण समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे दो या दो से अधिक राज्य आपस में अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर अपने संबंध स्थापित करते हैं या करना चाहते हैं। तो इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि संधियाँ दो राज्यों के बीच होने वाली वो संधियाँ हैं जो दोनों के मध्य कानून के रूप में जाने जाते हैं, किंतु दूसरे राज्यों पर यह कोई दायित्व नहीं डालती। यानी जिन राज्यों ने संधि की है या जो राज्य संधियों में शामिल हुए हैं केवल उन्हीं पर संधि की शर्तें लागू होती है। जब दो राज्यों के बीच होने वाली संधियाँ अन्य राज्यों द्वारा अपना ली जाती हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत भी बन जाती है। तो संधियाँ दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा की जाती है और ये उन्हीं पर लागू होती है, लेकिन जब दूसरे और भी राज्य होते हैं वो उस संधि में शामिल हो जाएं या उसे स्वीकार कर लें तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत बन जाती हैं। जैसा कि प्रोफेसर ब्रियरली ने कहा है कि केवल वे ही संधियां सामान्य कानून का स्रोत समझी जाती है जिनमें बहुत से देश भाग लेते हैं। तो संधियों को रीति रिवाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर विभिन्न राज्यों के आपसी जो संबंध है, व्यवहार है, वो संधियों पर बहुत कुछ आधारित होते हैं। और ये संधियाँ कई तरह की होती है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे विधि सूचक संधियाँ। तो विधि सूचक संधियाँ किसे कहते हैं कि ये ऐसी संधियाँ हैं जो नए नियम नहीं बनाती वरन पूर्व स्थित नियमों को स्वीकार करती हैं, उन्हें हम विधि सूचक संधियाँ कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि जो संधियाँ पहले से निर्धारित है, की हुई है और वो वैसे ही चली आ रही होती है, उसमें नए नियम लागू नहीं होते, वो पूर्व में जो संधियाँ की गई थी उस समय जो भी नियम थे उन्हीं को स्वीकार करती है, उसमें कोई नए नियम नहीं जोड़ती, वो विधि सूचक संधियाँ कहलाती है। इसी तरह से कानून निर्माण संधियाँ भी होती है। तो कानून निर्मात्री संस्था नहीं, या हम यूँ कह सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा की जाने वाली संधियों से ही कानून बनते हैं। ये संधियाँ कुछ नियमों का निर्माण करती है। इन नियमों को पहले संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य स्वीकार करते हैं और बाद में अन्य राज्य भी उनका पालन करते हैं। तो ये इनके पीछे हालांकि कोई कानून निर्मात्री संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्मात्री संस्था न होने के बावजूद भी कुछ राज्यों के द्वारा जब आपस में संधियाँ की जाती है और दूसरे राज्य उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो इस रूप में वो सभी राज्य जो बाद में इन्हें स्वीकार करते हैं, वो चाहे हस्ताक्षर के द्वारा ये स्वीकार करें या किसी और तरीके से वो घोषणा करके उन्हें स्वीकार करें, तो ये उनका फिर पालन भी करते हैं। आधुनिक काल में ये संधियाँ उन्हीं पर लागू होती है जो हस्ताक्षर करके उन्हें स्वीकार करते हैं। और इसी तरह से संविदा संधियाँ भी होती है। संविदा संधियाँ जब एक विषय पर विभिन्न राज्य आपस में समझौता करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय रिवाज बन जाता है। तो संविदा यानी समझौता जिसे हम कह सकते हैं,
तो विभिन्न राज्यों के द्वारा आपस में जब कोई समझौता किया जाता है किसी एक ही विषय पर, तो ये वो रिवाज बन जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको निभाया भी जाता है। वो भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के समान ही मान्यता रखते हैं और उनको सभी राज्यों के द्वारा उसका पालन भी किया जाता है। तो ये संधियाँ रिवाज की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संधियाँ विभिन्न राज्यों के द्वारा आपस में स्वेच्छा से स्वीकार की जाती है, हस्ताक्षर करके उन्हें स्वीकार किया जाता है। और जब अन्य राज्यों को ये लगता है कि वो संधियाँ उनके लिए हितकर है, उन देशों के लिए लाभकारी है, तो दूसरे राज्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। उस हस्ताक्षर पत्र पर हस्ताक्षर करके, संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके उन्हें स्वीकार करके और उन्हें अपने ऊपर लागू करते हैं और उनका पालन भी करते हैं। और वो ऐसी संधियाँ फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में उभर कर आती है। रिवाजों की तुलना में संधियाँ क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे हम कई कारण या कई तर्क देख सकते हैं। क्योंकि संधियाँ लिखित होती है, अतः ज़्यादा प्रमाणिक होती है। रीति रिवाज है वो लिखित नहीं होते, लंबे समय से चले आ रहे आचरण के कुछ नियम जिनका पालन राज्य करते हैं वो रिवाज या अभिसमय कहलाते हैं। रीति रिवाज भी हम उन्हें कहते हैं, परंपराएं भी उन्हें कहा जा सकता है। वो लिखित नहीं होता और प्रमाणिक भी नहीं। लेकिन संधियाँ जब राज्यों के द्वारा की जाती है तो विलिखित रूप में की जाती है। तो ऐसे समझौते, ऐसी संधियाँ लिखित रूप में होने के कारण वो अधिक प्रमाणिक भी है और रीति रिवाजों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो संधियाँ रीति रिवाज के अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी बात, क्योंकि ये लिखित होती हैं, स्पष्ट होती हैं, तो इन्हें स्पष्ट रूप से लिखित होने के कारण इन्हें स्वीकार भी किया जाता है और उसकी उल्लंघना नहीं की जाती। तो राज्यों के द्वारा ऐसी संधियों की उल्लंघना भी नहीं की जाती है, क्योंकि वो लिखित होती है, प्रमाणिक होती है, सबके द्वारा स्वीकार्य होती है। इसके अलावा रिवाजों की अपेक्षा संधियाँ न्यायालय में ज़्यादा आदरणीय होती है। रिवाज उनका उल्लंघन भी किया जाता है बहुत बार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही होती हैं, तो कोई भी राज्य उनका उल्लंघन कर देता है। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय तो क्या है, सबूत मांगता है, और संधियाँ क्या है, लिखित में होती है। तो संधियाँ लिखित में होती है, हस्ताक्षरित होती है, उसमें पता चलता है कि कितने राज्य शामिल है, संधि की शर्तें क्या है, उनको स्वीकार कब किया राज्य ने, क्यों किया। तो ये सारे लिखित में होने के कारण न्यायालय में संधियाँ ज़्यादा आदरणीय होती है, क्योंकि सबूत चाहिए होता है न्यायालय को। तो एक वाद है स्टीनशिप विमल्डन वाद जिसे हम कहते हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्वयं ने ये कहा था कि संधियों के कानून को रिवाजी कानून की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली मानना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्वयं ने यह स्वीकार किया कि संधियों का कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण है रिवाज या रीति रिवाज की अपेक्षाकृत, क्योंकि वो लिखित में होता है और हस्ताक्षरित होता है। फ्रीडमैन ने भी अपनी बात कही, और फ्रीडमैन ने ये कहा कि तीव्र गति से चलने वाली व अंतर्राष्ट्रीय समाज में आज प्रथा के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ने मुख्य स्रोत का स्थान ग्रहण कर लिया है। तो फ्रीडमैन भी यही कहना चाह रहे हैं कि परंपराएं और रीति रिवाज की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। तो यदि देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में, तो उसमें रीति रिवाज भी है और संधियां भी हैं, लेकिन संधियों की अपेक्षा रीति रिवाज ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते, रीति रिवाज की अपेक्षा संधियां ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वो लिखित भी होती है और लिखित होने के साथ साथ वो ज़्यादा प्रमाणिक भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी संधियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कोई स्पष्ट
निर्मात्री संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसका पालन किया जाता है, और उसका पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे रीति रिवाज के रूप में या कभी हमें संधियों के रूप में दिखाई देती है। तो ये और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं या ऐसे स्रोत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जैसे शिष्टाचारवश भी बहुत सारे राज्य है वो आपस में ऐसी बातों को स्वीकार करते हैं और कानून के समान ही उनको महत्वपूर्ण स्थान भी देते हैं। न्यायालयों के निर्णय हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे न्यायालयों के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत तो है, लेकिन गौण स्रोत के रूप में माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि विधान के अनुच्छेद 38 में यह निर्देशित किया गया है कि कानून के नियमों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरणों के न्यायिक निर्णय सहायक साधनों के रूप में हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बहुत बार अपने निर्णय दिए और ये कहा कि जो भी निर्णय दिए हैं उनको विभिन्न राज्यों के द्वारा स्वीकार किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के गौण स्रोत के रूप में माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय, जिन्हें काफ़ी हद तक राज्यों के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ कानून के सामान्य सिद्धांत भी हैं। ये सामान्य सिद्धांत हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 8 में सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य सामान्य सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत में स्थान दिया है। कानून के सामान्य सिद्धांत एक हालांकि व्यापक शब्द है, पर इसमें राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रशासित होने वाले व्यक्तिगत कानून के सिद्धांतों को भी शामिल किया जाता है यदि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों पर लागू होते हों। कानून के सामान्य नियम औचित्य, विवेक एवं बुद्धि पर आधारित होते हैं। जहाँ रिवाजों तथा प्रथाओं एवं संधियों का अभाव होता है, वहाँ न्यायाधीश सामान्य सिद्धांतों की भावना से निर्णय करते हैं। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे कानून के सामान्य सिद्धांतों को उस समय अपनाया जाना चाहिए जब किसी विवाद के समय उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई मदद न कर सके। यानी विभिन्न देशों में जो विकसित है व्यक्ति कानून है, उन सिद्धांतों का भी समावेश करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में लागू किए जा सकते हैं। ये कानून के सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून शास्त्रियों के कुछ ग्रंथ भी हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान की धारा 38 में स्पष्ट रूप से वर्णन भी किया गया है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रमुख विधिवेताओं के उपदेश अंतर्राष्ट्रीय विधि में कानून के रूप में प्रयुक्त होंगे। ऐसे लेखकों के लेख अपनी वैज्ञानिक योग्यता अथवा गुण के अतिरिक्त तुलनात्मक दृष्टि से वे राज्यों के कार्यों की वैधानिक दृष्टि से छानबीन करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय देते हैं। तो इन लेखकों के लेख स्वतंत्र रूप से कानून के स्रोत का रूप धारण नहीं करते, परंतु समय व्यतीत होने पर वे अंतर्राष्ट्रीय विधि का रूप धारण कर लेते हैं। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के ग्रंथ हैं, लेख हैं, वो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के बीच में हमें देखने को मिलते हैं और ये इन्हें स्वीकार भी किया जाता है विभिन्न राज्यों के द्वारा। और भी बहुत सारे स्रोत हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण स्रोत में अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, प्रथाएं और सभ्य राज्यों द्वारा जो कानून होता है, कानून के सामान्य नियम हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय और जो कानून के लेख हैं, ग्रंथ हैं, ये सब महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के। इसके अलावा जैसे अपने अधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिए भी राज्यों के आदेश हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में जाने जा सकते हैं। इसका मतलब है राजनीतिज्ञों की घोषणाएं हैं, विधानवेताओं के परामर्श है, वो भी समय समय पर जो अपनी राय देते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में जाने जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत रीति रिवाज के अलावा भी संधियाँ भी हैं, पथ प्रदर्शक के रूप में
जो विभिन्न अधिकारियों हैं उनके द्वारा दिए गए आदेश हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। सामान्य सिद्धांत भी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय भी इसी श्रेणी में माने जाते हैं। धन्यवाद।